बच्चों, अच्छे अच्छे बच्चों, स्किनर की एक खास चीज है पुनर्बलन अनुसूची। तो सब लोग लिखना पुनर्बलन अनुसूची। इसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, पुनर्बलन अनुसूची। दरअसल स्किनर ने, देखो दो चीजें याद रखना, एक तो स्किनर ने बताया प्राथमिक और द्वितीयक पुनर्बलन, वो भी नोट के रूप में लिख लेना। लेकिन उससे पहले एक पुनर्बलन अनुसूची है, इसमें क्या है, पुनर्बलन के प्रकार बताए। तो पुनर्बलन अनुसूची में पुनर्बलन के दो प्रकार बताए हैं साहब। एक तो सतत पुनर्बलन, सतत पुनर्बलन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, OUS NUOUS, सही है क्या? CNTI सही है क्या? हाँ तो वो तो पहले सही लिखा था। हाँ ये पता है क्या हो रहा है, स्लीप ऑफ, सही है ना? हाँ तो फिर मोनिका कह रही नहीं है। ओके कंटिन्यूअस, हाँ जल्दी कराना मेरे को ये। और दूसरा प्रकार है आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन ध्यान रखना, आंशिक पुनर्बलन इसको बोलते हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट। तो दोनों में क्या फर्क है? जब हम प्रत्येक सही अनुक्रिया पे पुनर्बलन दें वो तो है सतत पुनर्बलन, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, यानी प्रत्येक अनुक्रिया पे पुनर्बलन नहीं देना बल्कि प्रत्येक सही अनुक्रिया पे पुनर्बलन देंगे, उसको क्या बोलते हैं? सतत पुनर्बलन। और हर बार नहीं देके कभी दें कभी ना दें, वो क्या हो जाएगा? आंशिक पुनर्बलन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पार्शियल। अब इसके सतत के कोई भाग नहीं, पार्शियल के भाग हैं वापस। तो पार्शियल के हम दो भाग करते हैं। पार्शियल के कितने भाग करते हैं बताओ? पहला कौन सा? हाँ अंतराल पुनर्बलन। अंतराल पुनर्बलन, और अंतराल को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरवल। ये इंटरवल है, समय वाला है। और दूसरा प्रकार है अनुपात पुनर्बलन। दूसरा है अनुपात, एक अंतराल पुनर्बलन, दूसरा अनुपात पुनर्बलन। अनुपात पुनर्बलन इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो, अनुपात को बोलते हैं रेशियो। ध्यान रखने वाली बात है, क्या अंतराल में क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। और अंतराल अनुपात में मात्रा, शाबाश, वॉल्यूम, क्वांटिटी, कितनी सही अनुक्रियाएं करी, नंबर संख्या। इसमें मात्रा या संख्या होती है, ठीक है, इसमें समय होता है। अब इन दोनों के भी दो प्रकार हैं, बहुत आसान है। पहले वाला है निश्चित और उधर वाला है परिवर्त्य। तो एक हो गया निश्चित, दूसरा हो गया परिवर्त्य, ठीक है। लेकिन पूरा नाम लिखो तो निश्चित को बोलते हैं फिक्स्ड, और ये वेरिएबल। ओके, ऐसे इसमें भी दो प्रकार हैं, एक तो है निश्चित और दूसरा है परिवर्त्य। परिवर्त्य इसको बोलेंगे वेरिएबल। लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म आती है परीक्षा में, इसलिए इसका पूरा नाम ध्यान रखना पड़ता है। इसको पूरा बोलेंगे निश्चित अंतराल पुनर्बलन, यह है परिवर्त्य अंतराल पुनर्बलन। तो निश्चित अंतराल पुनर्बलन हो गया तो इंग्लिश में लिखेंगे फिक्स्ड इंटरवल। और निश्चित, माफ करें, परिवर्त्य अंतराल पुनर्बलन हो गया तो इसको बोलेंगे वेरिएबल, वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट। तो निश्चित अंतराल पुनर्बलन फिक्स्ड इंटरवल है, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं FI। तो FI ध्यान रखना। और इसको वेरिएबल इंटरवल है तो इसको क्या लिखेंगे? VI लिखेंगे, बस। ऐसे ही ये निश्चित अनुपात पुनर्बलन है, निश्चित फिक्स्ड होता है। ओके, तो ये निश्चित अनुपात है, इसका मतलब फिक्स्ड रेशियो है, तो FR हो गया। ओके, और ये परिवर्त्य अनुपात है तो वेरिएबल रेशियो है तो VR हो गया। अब चार टर्म आपको याद रखनी है, कौन सी? FI, VI, FR, VR, ये ध्यान रहेगा। अब एग्जाम्पल पूछ सकते हैं आपको परीक्षा में। अंतराल में समय का ध्यान रखेंगे, जैसे एक छात्र को हर बुधवार को इनाम देना। हर बुधवार को इनाम देंगे तो वो क्या हो जाएगा? निश्चित अनुपात के अंतराल, अनुपात पुनर्बलन।
नहीं, निश्चित अंतराल पुनर्बलन। तो हर बुधवार को बच्चे को इनाम देंगे तो वो क्या आ जाएगा, एफ आई आ जाएगा। एफ आई है ना, ओके। वैसे एक कर्मचारी को महीने की 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है, तो निश्चित समय हो गया, तो निश्चित अंतराल हो गया। कबूतर को 15 बार सही जगह चोंच मारने पर, पैक करने पर दाने मिलते हैं। तो 15 बार बोला, इसका मतलब ये अनुपात हो गया, ठीक है। निश्चित 15 निश्चित है, तो 15 बार चोंच मारने का मतलब निश्चित अनुपात पुनर्बलन। तो ये हो जाएगा एफ आर। ये क्या हो जाएगा, एफ आर। छात्र को हर 3 सवाल के सही जवाब देने पर इनाम देना, ये भी क्या हो गया, एफ आर हो गया। अब सवाल उठता है कि कौन सा पुनर्बलन बेहतर होता है। तो ध्यान रखना, शुरू में सिखाने के लिए सतत पुनर्बलन बेहतर होता है, लेकिन विलोपन से बचने के लिए, मतलब सीखने के बाद वापस ना भूलें, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा माना जाता है, वेरिएबल रेशियो, वी आर। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा माना जाएगा, वी आर, यानी अनुक्रिया को विलोपित होने से बचाने के लिए वी आर सबसे बेहतर होता है। और सबसे खराब कौन सा होता है, निश्चित अंतराल, शाबाश, एफ आई। तो वी आर से शुरू होता है, ऊपर तो विलोपन से बचने के लिए ये श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ से खराब की तरफ यूं आते हैं हम, वी आर से एफ आई। एक बात। दूसरी बात क्या क्या, टेंटेटिव, हाँ है, कौन से, ओके। दूसरी बात याद रखना, सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, तो हम क्या बोलेंगे, वी आर। कौन सा है, वी आर, ठीक है। और शुरू में कौन सा देना चाहिए, तो हम बोलेंगे सतत पुनर्बलन। लेकिन कई बार ऑप्शंस में क्या होता है, आपको वी आर और ये नहीं मिलता, केवल ये 2 ही मिलते हैं, है ना, कि कौन सा पुनर्बलन श्रेष्ठ है। आपको ऑप्शंस में मिलेगा सतत पुनर्बलन या आंशिक पुनर्बलन। तो हम किसके साथ जाएंगे, आंशिक के साथ जाएंगे, क्योंकि वी आर किसका पार्ट है, आंशिक का पार्ट है। ओके, एक छोटी सी बात और लिख लो नोट करके। स्किनर ने पुनर्बलन की प्रकृति के आधार पर, किसके आधार पर, पुनर्बलन की प्रकृति के आधार पर भी इसके 2 प्रकार बताए हैं। प्रकृति के आधार पर पुनर्बलन के प्रकार स्किनर ने 2 बताए, और ये बहुत आसान है। प्रकृति के आधार पर पुनर्बलन के 2 प्रकार बताए। एक प्राथमिक पुनर्बलन, कौन से, प्राथमिक पुनर्बलन, और दूसरे द्वितीयक पुनर्बलन। द्वितीयक पुनर्बलन, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। इसमें कई बार प्रश्न आता है, क्या ध्यान रखना है, सुन लो। एक ही बात ध्यान रखनी है कि जिनका संबंध बायोलॉजिकल नीड से होता है, जैविक आवश्यकताओं से होता है, वो सारे प्राथमिक पुनर्बलन में आएंगे। जो भूख को शांत करने वाले, जैसे भोजन, पानी, मिठाई, चॉकलेट, बिस्किट, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, प्राथमिक में आ जाएंगे। या फिर शरीर को आराम देने वाली चीजें, जैसे फ्रीडम फ्रॉम पेन, या फिर टच वाला भी इसमें आता है, टच भी इसमें आता है ना। भूख, प्यास, नींद, काम को पूरा करने वाली चीजें इसमें आती हैं। और द्वितीयक में इंसान की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें पैसा आता है, पैसा, प्रशंसा, कोई मेडल, कोई सर्टिफिकेट, आदि आदि। तो ये थी स्किनर की पुनर्बलन अनुसूची। क्या थी, पुनर्बलन अनुसूची। अब स्किनर की आखिरी बात बचती है, वो और लिखिए, ओके। और वो है अभिक्रमित अनुदेशन। तो हेडिंग डालिए, अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन, यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोग्राम्ड लर्निंग, अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड लर्निंग। अगर परीक्षा में ऐसा पूछ लें अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है, तो हम बोलेंगे बी एफ स्किनर। बी एफ स्किनर एक्चुअली उन्होंने एक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक रिसर्च शोध पत्र दिया था, जिसका नाम था द साइंस ऑफ learning, the science of learning and the art of teaching. The science of learning and the art of teaching, इनका बहुत प्रसिद्ध पेपर है जो 1954 में इन्होंने
प्रस्तुत किया था हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, और इसमें उन्होंने इसका जिक्र किया था जिसको हम सभी अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से जानते हैं। लिखना है द साइंस ऑफ लर्निंग एंड द आर्ट ऑफ टीचिंग। शोध पत्र में बीएफ स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन प्रस्तुत किया। अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड लर्निंग। अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड लर्निंग। क्या क्या होता है इसमें, थोड़ा जल्दी, फिर आगे चलेंगे अपन। क्या क्या होता है अभिक्रमित अनुदेशन में, लिखवाऊं? छोटी छोटी बातें लिख ले। तो लिखो, पहली बात यह है इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन है, तो वैयक्तिक अनुदेशन है, यानी सामूहिक नहीं है, वैयक्तिक अनुदेशन है। पहली बात यह वैयक्तिक अनुदेशन है। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, छात्र पहले अनुक्रिया करता है। छात्र पहले, लिखना है सबको, अनुक्रिया करते हैं, जिसके तुरंत बाद, कैसे मिलता है मैंने कल आपको बताया था, जैसे तुरंत बाद, जिसके तुरंत बाद क्या मिलता है, बोलो, पुनर्बलन मिलता है। जिसके तुरंत बाद उन्हें क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है। तो प्रोग्राम्ड लर्निंग की पहली बात, ये सामूहिक नहीं है, कलेक्टिव टीचिंग नहीं है, क्लासरूम टीचिंग नहीं है, ये इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन है। दूसरी बात, इसमें छात्र पहले क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, और तुरंत बाद क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है। दोनों बातें लिख ली सबने, सबने सबने सबने, पीछे वालों, ओके। तीसरी बात, इसमें विषय वस्तु छोटे छोटे पदों या फ्रेम्स, विषय वस्तु छोटे छोटे पदों में विभक्त होती है। छोटे छोटे पदों में विभक्त होती है, मतलब वही वाली बात जो स्किनर ने बोली है, व्यवहार को कैसे मॉडिफाई करेंगे, टुकड़ों में बांटकर। तो यहां भी छोटे छोटे पदों में विभक्त होती है। हालांकि स्किनर ने जो पहला दिया था उसमें फिल इन द ब्लैंक्स को बेस माना था, फिल इन द ब्लैंक्स। तो विषय वस्तु छोटे छोटे पदों में विभक्त होती है। अगली बात, इसमें टीचिंग मशीन का उपयोग होता है। इंस्ट्रूमेंट लर्निंग इसलिए टीचिंग मशीन का उपयोग होता है। अगली बात, सब एक साथ पढ़ते हैं कि अलग अलग, बोलो? इसलिए सबकी स्पीड क्या होती है, इसलिए इसको बोलते हैं डिफरेंट, सबकी पेस अलग अलग है। तो स्वगति, सेल्फ पेस, स्वगति का सिद्धांत लागू होता है। स्वगति का सिद्धांत लागू, स्वगति का सिद्धांत लागू होता है। और एक खास बात और, बताओ क्या? अभिक्रमित अनुदेशन की सामान्य विशेषताएं हमने आपको बताई, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, अक्सर अक्सर अक्सर। और वो सारी की सारी स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस्ड है। पहली बात आपने क्या लिखी अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में, इसमें क्या? यस, ये वैयक्तिक अनुदेशन है। दूसरी बात, पहले अनुक्रिया और बाद में पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब उद्दीपक ही होता है। तीसरी बात, छोटे छोटे पद। चौथी बात, टीचिंग मशीन। पांचवी बात, स्वगति का सिद्धांत लागू। तो आपको अगर ऐसा पूछ ले कि कई बार ऐसा आता है, इवन आपके सब्जेक्ट में भी आता है ना, प्रोग्राम लर्निंग, हिंदी में तो है, हिंदी में तो एक दो सवाल उसमें भी आएंगे, फर्स्ट आपके सब्जेक्ट वाले में भी, कि अभिक्रमित है, सब में, फिजिक्स से लेके सब में आता है आपके भी, कि अभिक्रमित अनुदेशन के मुख्य सिद्धांत क्या है। तो इनको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं लघु पदों का सिद्धांत, बोलिए है, स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल फ्रेम्स, सेल्फ पेस, स्वगति का सिद्धांत, बोलिए है ना, शिक्षण यंत्रों का सिद्धांत। तो नाम बदल देंगे वो, लेकिन बात ही आएगी। एक बात और है, वो कौन सी बताओ? यस, बताओ ना, आप बताया करो।
शिक्षक की भूमिका नगण्य नहीं होती, कम होती है। यस, नगण्य होती है। चलो आपकी बात मान ली, अच्छी बात है। और जब शिक्षक की भूमिका कम है, नगण्य है मान लो, तो फिर यस सक्रिय रहते हैं, इज नॉट इंपॉर्टेंट। स्वयं अपना मूल्यांकन करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। लिखो, इसमें छात्र सक्रिय तो रहेंगे ही रहेंगे, सक्रिय तो रहते हैं, ये बात तो है, ठीक है। छात्र स्वयं अपना मूल्यांकन करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। इसमें छात्र स्वयं अपना मूल्यांकन करते हैं। और आपने बोला ना शिक्षक की भूमिका नगण्य, सुमन कमाल की बात ही बोलती हो आप तो, नगण्य रहती है। इस बात पे सवाल आया था, मैंने कहा था ना आपको, पहली बार राजस्थान में भर्ती हुई तो 3 प्रश्न आए थे अभिक्रमित अनुदेशन पे। जानते हैं आप क्या थे? एक तो ये था, सुन रहे हो, आप एक शिक्षक हैं अकेले, आपके पास 5 कक्षाएं हैं, आप अकेले शिक्षक हैं, आपके पास कितनी क्लासेस हैं? 5 कक्षाएं हैं, तो आप बच्चों को कौन सी विधि से पढ़ाएंगे? आंसर था अभिक्रमित अनुदेशन विधि से, क्योंकि इसमें आपको खुद को तो पढ़ाना ही नहीं पड़ता, उनके पास बने हुए हैं फ्रेम्स, खुद ही पढ़ रहे हैं, आप तो चेक कर रहे हो। ओके 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 ओके, तो भूमिका नगण्य मान ली आपकी बात। दूसरा पूछा गया था क्राउडर के बारे में, नॉर्मन ए क्राउडर, 2 सवाल थे। और तीसरा था शायद अपना मूल्यांकन, कौन सी बात अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में सही नहीं है, तो अपना मूल्यांकन स्वयं करते हैं, शिक्षक नहीं करता, स्वगति से चलते हैं, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत लागू होता है, और छात्र अनुक्रिया के तुरंत बाद क्या प्राप्त करते हैं? पुनर्बलन। तो ऐसे कोई ऑप्शन थे 4, एक ऑप्शन गलत था, तो 3 सवाल आए थे। ओके, अब लिखें बहुत महत्वपूर्ण बात, लिखो जल्दी। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार, टाइप्स, और यहां बहुत प्रश्न मिलेंगे आपको परीक्षा में। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार तो मेनली हम पढ़ेंगे 4। पहला, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर प्रोग्राम्ड लर्निंग। पहला है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, पीएफ स्किनर। अच्छा, इसको हिंदी में कुछ और भी बोल सकते हैं। प्रोग्राम को हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्यक्रम भी बोलते हैं ना, तो कार्यक्रमित सीखना भी बोलते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बीएफ स्किनर ने दिया था 1954 में। कब दिया था? 1954 में। क्या खास बात है इसकी, पता है? लिखा सबने? चलो बताओ इसकी खास बात, जिसको जितना आता है। क्या है लीनियर प्रोग्राम्ड लर्निंग? बताओ। प्रश्न? ओके, 3 बातें खास। पहली बात आपको पता है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम क्या है? बाह्य, एक्सट्रिंसिक बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें छात्रों की अनुक्रियाओं पर प्रोग्रामर का कंट्रोल रहता है, अभिक्रमक का नियंत्रण रहता है। मतलब उसने जो लिख दिया उसी स्टेप पे छात्र जाएंगे। आप बोलेंगे साहब सब में ऐसा होता है, सब में नहीं होता। अगला पढ़ेंगे तो अगले में छात्र की मर्जी चलेगी, जिधर चाहे उधर जाए, इसमें मर्जी नहीं चलेगी। इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, याद है आपको, जो सबसे ज्यादा है कि अभिक्रमित अनुदेशन का कौन सा प्रकार है जिसमें सभी छात्र एक समान रास्ते का अनुसरण करते हैं? सुना है कभी? यस, रेखीय। तो लिखो, पहली बात, इसे बाह्य, एक्सट्रिंसिक, इसे बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं। इसे बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बनाता है ना प्रोग्रामर, छात्रों की अनुक्रियाओं पर उसी का कंट्रोल रहता है। छात्र अपने हिसाब से अपना रास्ता नहीं चुन सकते, तो उसके हिसाब से ही चुनते हैं। और सब छात्र एक जैसे रास्ता चुनते हैं,
इसलिए लिखो, ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट करके लिख दो, इंपॉर्टेंट। इसमें सभी छात्र एक समान रास्ते का अनुसरण करते हैं। पता है ना, 50 बार आया है। इसमें सभी छात्र एक समान रास्ते का अनुसरण करते हैं। सभी छात्र क्या करते हैं? एक समान रास्ते का अनुसरण करते हैं। बेटा धीरे बोलो लड़की। इसमें सभी छात्र एक समान रास्ते का अनुसरण करते हैं। इसको स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हो गया, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पहली बात, इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक या बाह्य? बाह्य। दूसरी बात, बाह्य क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि छात्रों की अनुक्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? प्रोग्रामर का, जो बनाता है, प्रोग्रामर का नियंत्रण होता है। तीसरी बात, सभी छात्र अलग अलग जा सकते हैं या एक ही रास्ते पे जाएंगे? एक ही रास्ते पे जाएंगे। और चौथी बात यह है, छोटे स्तर के लिए उपयोगी है। बस 3 बातें याद रखना। एक तो बाह्य बोलते हैं, एक सभी छात्र एक समान रास्ते का अनुसरण करते हैं, और एक छोटे स्तर के लिए उपयोगी, छोटे बच्चों के लिए बेहतर है। चलो आगे। चले आगे धर्मा। ओके, 2 नंबर। तो फिर ये क्या? 2 नंबर बोलिए। यस, वो था रेखीय। ये क्या है? शाबाश, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन। साखीय अभिक्रमित अनुदेशन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्रांचेस प्रोग्राम लर्निंग या ब्रांचिंग प्रोग्राम लर्निंग। इसको देने वाले नॉर्मन क्राउडर। ये इतना महत्वपूर्ण है कि कई बार इसका नाम क्राउडेरियन अभिक्रमित अनुदेशन या क्राउडेरियन प्रोग्राम लर्निंग भी कहा जाता है। तो नॉर्मन क्राउडर याद रखना। नॉर्मन क्राउडर कब दिया था? कई बार हमें इसमें डेट पढ़ते हैं 1960। दरअसल 1958 में पहली बार इन्होंने दिया था, और फिर 60 में किसी ने प्रकाशित किया, तो 58 मिले, 59 मिले, 60 मिले, कोई चिंता की बात नहीं है। 1958। इसकी खास बात क्या है? पहली बात तो वो था बाह्य। ये क्या है? यस, आंतरिक। इसे आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं जानते हैं? क्योंकि छात्र अनुक्रिया करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं, वो बाह्य था। ये क्या है? आंतरिक। क्यों कहते हैं आंतरिक? क्योंकि छात्र चाहे उधर जा सकता है, उसमें नहीं जा सकता। कैसे, कोई बताएगा? हाँ, क्या क्या? शाखा क्या होती है? अलग अलग फ्रेम होते हैं, वो तो उसमें भी होते हैं। कौन सी शाखा? विच शाखा? यही खास बात है, टू द पॉइंट। मैं जयपुर में भी ऐसा था, मैंने देखा था, जाने कितनी बार लोगों ने अभिक्रमित अनुदेशन पढ़ा था, बहुत से लोगों ने पढ़ाया था, लेकिन जो मेन बात है उस तक वो नहीं पूछते थे। मेन बात तक हमारे बच्चे ही पहुंचते हैं। आप भी पूछोगे। सिंपल बात, इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें एमसीक्यू प्रश्न होते हैं। इसमें क्या होते हैं? बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। लिखो, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। दोनों बातें बताता हूं।
एक तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरी बात पता है आपको, इसमें निदान व उपचार, यह बहुत बड़ी बात, इसमें निदान व उपचार साथ साथ चलते हैं, यह बहुत बड़ी बात। कैसे? निदान क्या होता है? निदान, ओके सुनो, चलिए पहले लिख लो ये चार बातें, चारों बातें लिख ली। पहली बात क्या लिखी? आंतरिक बोलते हैं इसको। दूसरी बात, छात्र अनुक्रिया करने के लिए स्वतंत्र होता है, ये चारों एक साथ समझ लोगे आप कि क्यों होता है। तीसरी बात, इसमें क्या होते हैं? बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। और चौथी बात, दो चीजें साथ होती है, एक तो निदान, दूसरा ओके। कैसे? बोर्ड पे देखो। निदान का मतलब क्या होता है? निदान का मतलब ये होता है कि वास्तव में बीमारी है कहां, उसको पकड़ना है। स्कूल में आप जाओगे, बच्चे को आप सिखा रहे हो भाग, उसको नहीं आ रहा, तो बार बार गुरुजी उसके पीछे पड़े हैं, भाग क्यों नहीं आ रहा तेरे को, क्यों नहीं आ रहा? एक्चुअली उसको पहाड़े ही नहीं आ रहे, तब भाग कैसे आएगा? तो निदान, डायग्नोस क्या होता है? पर्टिकुलर, ये विशेष बात सुनना। डायग्नोस का मतलब, निदान का मतलब है कि पर्टिकुलर जो पॉइंट, जो बिंदु उसका कमजोर है, उसको पकड़ के ठीक करना है, तब जाके उपचार होगा, तब जाके रेमेडी होगी। बात समझ आ रही? तो यहां देखो, ये ऐसा इन्होंने डिजाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एकदम सटीक है। इसमें यह होगा कि सबसे पहले बच्चों को पहला फ्रेम आएगा। पहला फ्रेम का मतलब पहला प्रश्न आ गया। क्या आएगा? देखो, ऐसे दे दिया, फिर कौन है, क्वेश्चन मार्क। अब आगे ऑप्शन 1 न्यून कोण, ऑप्शन 2 समकोण, ऑप्शन 3 अधिक कोण, देखना बोर्ड पे, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न, फिर इसके ऑप्शंस, फिर तीसरा प्रश्न, उसके ऑप्शंस। तो बोलिए, पहली बात तो क्लियर हुई, शाखाएं मिल गई आपको, शाखाएं क्लियर हुई। अब दूसरी बात, छात्र इसको पढ़ के कोई इस ऑप्शन पे जाएगा, कोई इस पे जाएगा, कोई इस पे जाएगा, तो बाह्य नियंत्रण खत्म हो गया। अनुक्रिया पे किसका नियंत्रण? खुद का, इसलिए इसको बोलेंगे आंतरिक। तीसरी बात, निदान उपचार दोनों साथ कैसे होते हैं। एक बच्चे ने ये पढ़ा, पढ़ने के बाद एक्चुअली इसमें बच्चे को कोई अनुक्रिया करनी पड़ती है, ठीक है, राउंड करना पड़ता है या अंडरलाइन करनी पड़ती है उस फ्रेम्स में। तो एक बच्चे ने इसको पढ़ा और पढ़ के इस पे राउंड कर दिया, इस पे राउंड किया, ये है निदान। ये क्या है? आप में से कोई मेरे को बताइए, ये निदान क्यों है? बताओ, क्या निदान हुआ? निदान ये है कि साहब ये अधिक कोण है ना। निदान इसमें आपके ऑप्शंस भी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इस तरह से सेट होते हैं कि अधिक कोण तो छोड़िए, भाई साहब को न्यून कोण भी नहीं आता, क्योंकि अगर न्यून कोण आता तो फिर वो इस पे क्यों जाता? तो निदान हो गया ना, बीमारी पकड़ में आ गई, न्यून कोण ही नहीं पता। अब क्या होगा? उपचार भी साथ होगा। तो जैसे वो इसको राउंड करेगा, उसके पास तुरंत एक सूचना आएगी, और सूचना आएगी गो ऑन पेज नंबर 10। कहां पे जाओ? 10 नंबर पेज पे जाओ भाई साहब। और साथ में स्क्रैम्बल्ड बुक है, स्क्रैम्बल्ड बुक भी लिखना, एक बिंदु में लिखवाऊंगा कि किताब ऐसी है कि जो पेज नंबर सीरियल से नहीं होते, न्यून कोण का एक बंच बना हुआ है 5 पेज का, तो सीधा ही वो 10 नंबर पेज आएगा, तो उसके उसमें 10 नंबर पे वो टिक करेगा तो 10 नंबर पेज खुल जाएगा। 10 नंबर पे क्या मिलेगा? न्यून कोण मिलेगा। न्यून कोण की परिभाषा, उदाहरण, चित्र, वो देखेगा, अरे ये होता है न्यून कोण। ये क्या हुआ? उपचार। ये क्या हुआ? उपचार। पता लग गया ना उसको न्यून कोण क्या होता है। ये है निदान और उपचार साथ साथ। मान लो कोई इस पे गया तो उसके लिए आएगा पेज नंबर 25 पे जाओ, पेज नंबर 25 पे उसका इलाज है, उपचार है। समकोण क्या होता है उसको बताएंगे, अच्छा ये होता है समकोण। मान लो कोई बच्चा सीधे ही इस पे चला जाता है तो क्या होगा? उसके सामने अगला प्रश्न आ जाएगा, अगला फ्रेम आ जाएगा,
इसका मतलब एक तो निदान उपचार में घूम रहा है, एक 5वें फ्रेम में चला गया। तो कौन सा सिद्धांत लागू हुआ? स्वगति का। कौन सा? स्वगति का सिद्धांत लागू हो गया। बात समझ में आ गई ना? तो याद रहेगा आपको क्या कि साखीय में क्या होता है, ब्रांचिंग प्रोग्राम लर्निंग में, एक तो इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक। एक इसमें किसके अनुक्रियाओं पे किसका नियंत्रण होता है? खुद का। एक इसमें क्या होता है? बहुविकल्पी प्रश्न। एक इसमें क्या होता है? निदान उपचार साथ साथ चलता है। एक इसमें और लिख लो, इसमें प्रकीर्ण पुस्तकें वो होती है, जैसे डायरी आती है ना आपकी, रोल होता है। प्रकीर्ण पुस्तकें इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिम्बल्ड बुक्स। का उपयोग होता है। स्क्रिम्बल्ड बुक्स का उपयोग होता है। स्क्रिम्बल्ड बुक्स कौन सी होती हैं? जिनमें सीरियल से पेज नंबर नहीं होते आपकी किताब की तरह, बल्कि उस तरह से होता है जैसे डायरी देखते हो आप, शुरू में पहला इंडेक्स आता है, ए बी सी डी जेड तक कटा हुआ है ना? तो आपको किसी का मोनिका का नाम देखना है तो किस पे जाओगे? सीधे एम पे जाओगे, तो एम पे मोनिका ही मोनिका मिलेंगी, या एम ही एम वाले मिलेंगे। ये स्क्रिम्बल्ड बुक्स होती है। बात समझ में आ गई? आई कि नहीं? नॉर्मन क्राउडर साखी अभिक्रमित अनुदेशक, साखी अभिक्रमित अनुदेशन देने वाले हैं, और स्किनर ने कौन सा दिया? रेखीय। कौन सा दिया? रेखीय। स्ट्रेट लाइन कौन सा है? रेखीय। लाइन लीनियर हो गया। आंतरिक कौन सा है? ताखीय। वो कौन सा है? बाह्य। लेकिन उसकी खास बात क्या है? उसमें सभी छात्र एक समान रास्ते का अनुसरण करते हैं, और इसमें छात्र अलग अलग विकल्पों में जाते हैं। क्लियर? तीसरा प्रकार, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। अवरोही, आगे और चलना मेरे को, अरे यार, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैथेटिक, ऐसे लिख देना, मैथेटिक प्रोग्राम लर्निंग, या केवल मैथेटिक लिख देना, मैथेटिक। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन या मैथेटिक प्रोग्राम्ड लर्निंग। बिल्कुल डिसेंडिंग बोल सकते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग दो चीजें होती हैं, अवरोही आरोही। तो आरोही असेंडिंग होता है, अवरोही क्या होता है? डिसेंडिंग। तो इसका डिसेंडिंग भी नाम हो सकता है, पर मैथेटिक के नाम से आता है। परीक्षा में हिंदी में लिखाएगा मैथेटिक। प्रतिपादक बोलो। थॉमस गिलबर्ट। यस, प्रतिपादक थॉमस गिलबर्ट। थॉमस गिलबर्ट। अभिक्रमित अनुदेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके सब्जेक्ट में भी आता है इसमें प्रश्न, और साइकोलॉजी में तो आता ही आता है। थॉमस गिलबर्ट 1962 में दिया था, 1962। तीन बातें खास। थॉमस एफ गिलबर्ट है, ये थॉमस गिलबर्ट लिख लो आप, थॉमस गिलबर्ट 1962 लिखा सबने। खास बात बोलिए क्या? डिसेंडिंग है तो घटता क्रम। इट्स नॉट मैथ्स, इट्स पेडागोजी। बोलिए। ज्यादा से कम, ज्यादा का मतलब 100 से 99 की तरफ। लिखो लिखो। इसमें अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर आगे बढ़ते हैं, ज्यादा से कम। इसमें अंतिम पद से प्रथम पद की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात,
अंतिम पद से प्रथम पद की ओर तभी बढ़ सकते हैं जब मास्टरी हो। क्या हो? तो दूसरी बात लिखो, इसमें निपुणता, निपुणता ब्रैकेट में मास्टरी पर बल दिया जाता है। मास्टरी जैसे आप कर रहे हो ना साइकोलॉजी में मास्टरी, वैसे इसमें निपुणता मास्टरी पर बल दिया जाता है। कई बार वैदिक गणित वगैरह में आप पढ़ते हो ना, लास्ट टू फर्स्ट। और मास्टरी कहां होती है? छोटे स्तर पे कि बड़े स्तर पे? तो यह उच्च स्तर के लिए उपयोगी है, यह उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। कैसे कॉन्सेप्ट है? क्या भूलोगे इनको? नहीं भूलोगे। बस तीन ही बात याद रखनी, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, निपुणता मास्टरी पर बल, और कौन से स्तर के लिए उपयोगी? उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। जैसे फ्रेम्स है 1 2 3 4, 1 2 3, कोई भी प्रश्न है, सूचना है, कोई बात है, कोई पैराग्राफ है, इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, पहले फ्रेम में कुछ सूचनाएं आएंगी जो भी है, तो सेम मान लो पूरी विषय वस्तु है, 5 प्रश्न है, 5 फ्रेम है, 5 पैराग्राफ है, 5 बातें हैं या 4 हैं। तो सबसे पहले इसको करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा, उसके बाद एक करते आपका एक फ्रेम पूरा हो गया, फिर वापस फ्रेम आएगा, उसमें वही चारों चीजें आएंगी। तो आपने ये किया, फिर ये किया, इस बार ये किया, ये किया, फिर ये किया। बात समझ में आ रही है? अंतिम पद से किधर बढ़ रहे हैं? प्रथम पद की ओर। तीन ही बातें याद रखनी है, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर तभी बढ़ सकते हैं जब क्या हो? मास्टरी, निपुणता। और मास्टरी छोटे स्तर पे नहीं आती, बल्कि आपके बैच में आती है। आपका बैच कौन सा है? व्याख्याता, स्कूल लेक्चरर। ओके, चौथा, बेंडूरा पढ़ाने का बहुत मन था आज, ये टाइम ले जाता है, क्या करें। चौथा, कंप्यूटर आधारित। इसका नाम बहुत आता है, फर्स्ट ग्रेड में तो सवाल जाने क्यों आता है, लगभग हर पेपर में है। कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन, और कुछ नहीं, कंप्यूटर का प्रयोग है बस। कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन, इसको कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग भी बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड लर्निंग भी बोलते हैं, कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। तो आप पढ़ते हो ना CAL CAI, और इसके प्रतिपादक का नाम परीक्षा में पूछा जाता है फर्स्ट ग्रेड में। बोलिए, ऑप्शन में आएगा तो कर दोगी तुम, पता है। दो लोग हैं, एक का नाम है डेनियल डेविस, एक का नाम है लॉरेंस स्टुलारो। तो स्टुलारो व डेविस के नाम से प्रसिद्ध है, ये याद रखना। स्टुलारो, बोलिए क्या नाम है? स्टुलारो व डेविस। और कब दिया था? 1965 में। इवन इसकी डेट आई है फर्स्ट ग्रेड में, 1965। तो डेविस और स्टुलारो 1965। ओके, चलें आगे। बस 4 ही प्रकार याद रखने। अभिक्रमित अनुदेशन के 4 प्रकार बोलिए। पहला कौन सा? रेखीय, दूसरा शाखीय, तीसरा अवरोही, और चौथा कंप्यूटर वाला। कंप्यूटर वाले को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? CAL, या फिर इनका पूरा नाम भी आ चुका है। और CAI क्या है? 4 ऑप्शन दे दिए, बताओ। CAL का पूरा नाम? कंप्यूटर, दोनों है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग बोलो, या कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग बोलो, बस ना, कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग। ओके, CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, L है तो लर्निंग, I है तो इंस्ट्रक्शन, या कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन। बात समझ आई? आप सोच सकते हैं, 2 नंबर का प्रश्न आया था, CAI क्या है, 4 ऑप्शन दे दिए। तो जिन लोगों को पता था उनका सही हुआ, जिनको नहीं पता था उनका नहीं हुआ। ओके, स्टुलारो व डेविस 1965। चलिए साहब, तो इस तरह से स्किनर पूरे होते हैं।
अब तक हमने 4 सिद्धांत पढ़े और चारों को डीपली पढ़ा है। 4 सबसे बेस माने जाते हैं ये लर्निंग का, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवाद, पेवलोव और स्किनर। अब चलें आगे, चलिए आज 5वां सिद्धांत पढ़ते हैं। फुल फॉर्म लिख लो, कंप्यूटर किसकी, एआई की पूछा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीआई पूछ रही, ओके। कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर एडेड, ए की डी की 2 डी इंस्ट्रक्शन, कहां पे एडेड में भी 2 आ जाएगी, चलिए ओके, एक ही आएगी। अच्छा क्या बात है, ओके पक्का। तीसरा, इसकी जगह क्या था, यही था दोनों, हां इंस्ट्रक्शन की जगह क्या आ सकता है, ये तो है CAI और CAL हुआ तो क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन की जगह लर्निंग आ जाएगा, कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग, ठीक है ना, या कंप्यूटर एडेड लर्निंग, सिंपल। ओके लिखा सबने बच्चों, चले आगे, चले आगे, ओके। अब पढ़ेंगे सामाजिक सीखना, बोर्ड पे देख लो पहले आप, सोशल लर्निंग, अभी लिखना मत, या लिखा तो कोई बात, सुन लो, सुन रहे हो, सामाजिक सीखना। एक्चुअली एक विद्वान हुए हैं, आपने नाम सुना होगा, जिनकी एक बहुत बड़ी ऐसी बुक आई थी, हमने कभी इसको उस पर डाला था कम्युनिटी पे, और ठीक जस्ट बाद में पेपर में आ गई, सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन। बुक का नाम क्या है, सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन। ये बुक आई थी 1941 में, और इस बुक को लिखने वाले 2 लोग थे, डोलार्ड और मिलर। क्या नाम है, डोलार्ड और मिलर। इन्होंने बुक लिखी थी सोशल लर्निंग सुनना पहले, एंड इमिटेशन। इमिटेशन शब्द से वाकिफ हैं आप, बोलिए क्या है, किसको बोलते हैं इमिटेशन, अनुकरण को बोलते हैं, कॉपी करने को बोलते हैं, बोलते हैं ना इमिटेशन ज्वेलरी है, ज्वेलरी बड़ी शानदार पहनी, कितने की, बहुत महंगी है, नहीं इमिटेशन है, इमिटेड है, आर्टिफिशियल है। सुन रहे हो मेरी बात, तो डोलार्ड मिलर का ये कमाल का काम हुआ था 1941 में। क्या काम था ये, अब तक हमने जो सिद्धांत पढ़े, आप सुन रहे हो मेरी बात, उसमें थॉर्नडाइक साहब ने एक मोहर लगा दी थी कि साहब सीखना, लर्निंग तभी पॉसिबल है जब सीखने वाला उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। मतलब सीखना तभी संभव है जब प्राणी सीखने की प्रक्रिया में भाग ले। बात समझ आ रही, पर बात भी सही है। क्या वो बिल्ली जो उछल कूद कर रही थी, उसने लीवर दबाना सीख लिया, कोई दूसरी बिल्ली उसको देख रही थी, वो सीख सकती है? एक खास बात, सीखने के लिए प्राणी को खुद को सीखने की प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है। यह बात कही थी थॉर्नडाइक ने, जो 1941 में इन लोगों ने पहली बार चैलेंज करी कि साहब जरूरी नहीं सीखने में हम खुद भागीदारी निभाएं, बहुत बार बिना इन्वॉल्व हुए भी सीख लेते हैं, दूसरों को देख के सीख लेते हैं। और उसके लिए एक बढ़िया सा शब्द आया इंग्लिश में, वाइकेरियस लर्निंग। कौन सा शब्द आया? वाइकेरियस लर्निंग।
प्रतिनिधि की तरह सीखना। यह कमाल की बात इस बुक में कही गई है, लेकिन इस बुक को ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली। इस कमाल की बात को जिन्होंने उरूस तक पहुंचा दिया वो थे अल्बर्ट बेंडूरा। वो कौन थे? अल्बर्ट बेंडूरा। बेंडूरा दरअसल कनाडा में एक स्टेट है, वहां के वो थे। अमेरिका में काम किया तो यूएस कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट थे अल्बर्ट बेंडूरा। अल्बर्ट बेंडूरा ने बहुत कमाल के काम किए। अभी 2016 में वो दुनिया को छोड़ के गए हैं। अभी भी जाते जाते बहुत से पुरस्कार ले गए, बराक ओबामा से, सबसे। अल्बर्ट बेंडूरा 22 में मरे थे, 16-18 में, 22 में गए थे क्या वो? अरे वाह, क्या बात है। 2022 में देखना, वापस देखो, तुम देखो बेंडूरा कब गए थे। 16, 18, 22, हाँ 22 में गए थे, शाबाश, जुलाई में गए थे। यस, ओके ओके, ऐसे हैं हमारे बच्चे। अब खास बात क्या है, चलिए 22 का देख लेंगे अपन। बेंडूरा कब मरे? अल्बर्ट बेंडूरा हमें छोड़ के कब गए? 2021 में गए। ओके, हाँ तो जब भी गए, चलो 21 में, 26 जुलाई 2021 को हमको छोड़ के चले गए अल्बर्ट बेंडूरा। सुन रहे हो मेरी बात? लेकिन काम की बात क्या है वो सुनो आप। कौन सा शब्द आया, ध्यान दो, वाइकेरियस लर्निंग। बोलो, ये क्या होता है? कभी आपने देखा, जब आप स्कूल में जाओगे ना, तो स्कूल में, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, आप भी जाओगे, तो स्कूल में बच्चे क्या, अब बच्चे तो बच्चे हैं, है ना, और छोटे बच्चों में अगर चले गए तो फिर तो बहुत ही खतरनाक काम है। उनको आप जितना प्यार करोगे वो उतना सर पे चढ़ेंगे। प्यार भी करना है, लेकिन साथ में ध्यान भी रखना है, डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है, तो वो चुप बैठेंगे नहीं। तो किसी एक बच्चे को डांट दो जोर से, जैसे आपने एक बच्चे को डांटा, बाकी सारी क्लास चुप। ये भाई कैरियस लर्निंग। एक बच्चे की कॉपी लेके, क्या बात है, तारीफ कर दो, सब वैसा ही लिखने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनसे तो हमने बात ही नहीं करी, हमने तो किसी और से बात करी है। यह है प्रतिनिधि सीखना, यह है वाइकेरियस लर्निंग, यह है इनडायरेक्ट रीइंफोर्समेंट, अप्रत्यक्ष पुनर्बलन। यह क्या है? अप्रत्यक्ष पुनर्बलन। और इसी पे काम करने के लिए बेंडूरा जाने जाते हैं। बेंडूरा ने क्या किया? बेंडूरा ने मॉडलिंग थ्योरी दी। क्या दी? बेंडूरा कहते हैं कि हम जैसे हैं, जो भी हम आज तक बने हैं, इसके पीछे दूसरे हैं, समाज है, समाज से सीखा है, सीखा ना समाज से। आपकी कपड़ों से लेके बालों तक की बात करिए, महिलाओं के परिधानों पे तो प्रश्न आया है, बोबोडोल प्रयोग किया इन्होंने। पहली बार इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एसएलटी। क्या नाम था? एसएलटी, सोशल लर्निंग थ्योरी। एसएलटी क्या था? सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी को हिंदी में बोले तो सामाजिक सीखने का सिद्धांत। जब इन्होंने एसएलटी लिखी, सुन रहे हो मेरी बात, 1971 में लिखी थी, 1971 में, तब बेंडूरा का सिद्धांत व्यवहारवाद का सिद्धांत माना गया, और बेंडूरा खुद भी व्यवहारवादी थे। लेकिन बाद में 1986 में आते आते इनकी एक और बुक आई थी, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। उसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कहा कि साहब एसएलटी मतलब सोशल लर्निंग थ्योरी में हम समाज में जो देखते हैं, सुन रहे हो ना, समाज में जो देखते हैं हम उसका अनुकरण करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, प्रेक्षण करते हैं, और हम खुद भी वैसा ही करते हैं। ये एसएलटी था। लेकिन इस एसएलटी में कहीं भी संज्ञानात्मक चीजों का रोल नहीं था। लेकिन 1986 में जब वो बुक आई तो उसमें उन्होंने एसएलटी के साथ जोड़ दिया सीएलटी। क्या जोड़ दिया? सीएलटी था कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। और अब उन्होंने उसमें यह बताया, वो 4 स्टेप पता है ना आपको, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन के साथ दिमाग का भी रोल होता है, तो संज्ञानात्मक चीजों का भी रोल होता है। उसको उन्होंने बोला सीएलटी। सीएलटी का पूरा नाम बोलो, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। तो अब बेंडूरा का सिद्धांत बन गया एससीएलटी, और एससीएलटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। तो बेंडूरा का सिद्धांत कहलाया सामाजिक संज्ञानात्मक सीखने का सिद्धांत। और उसके बाद महत्वपूर्ण चीज, इनको 2 इनके महत्वपूर्ण काम है। एक तो बोबोडोल एक्सपेरिमेंट जो आपको बताएंगे कल, एक महिलाओं के कपड़ों पर टीवी सीरियल का प्रभाव। इन दोनों पे इनको थॉर्नडाइक अवार्ड मिला था। और एक महत्वपूर्ण चीज इन्होंने बताई, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, उस पर भी सवाल आता है, तो एक हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं मैं कि क्या थी,
क्या थी? ओके, हाँ, मैं तो बात ये थी कि बेंडूरा का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत, पहले बेंडूरा क्या थे? व्यवहारवादी। बाद में इन पे किसका प्रभाव पड़ा? संज्ञानवाद का। तो अब इनका जो सिद्धांत है SCLT, कौन सा? वो एक मैंने बताया था आपको ना, एक तरफ तो SR थ्योरीज और एक तरफ कॉग्निटिव थ्योरीज, दोनों के बीच का पुल माना जाता है, ब्रिज माना जाता है। ये 2017 में फर्स्ट ग्रेड में 2 या 3 पेपर में आया था। तो बेंडोरा का सिद्धांत दोनों के बीच का सिद्धांत है। क्या खास बातें हैं, कौन से पद हैं, ये हम करेंगे कल। थैंक यू।